जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो हम यूनिट सेकंड डिस्कस कर रहे थे सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन पोर्शन का। आज के इस लेक्चर में हम जेंडर लॉज और ह्यूमन राइट्स को कवर करेंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड मैंने कुछ एमसीक्यूज लाए। एमसीक्यूज के थ्रू देखेंगे ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं, जेंडर लॉज के रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं, कुछ आईपीसीसी की सेक्शंस थी, कुछ सेक्शन 377 थी, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जाम ओरिएंटेड उसको कवर करेंगे। देखो, इन लेक्चर्स में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ ये टॉपिक्स हैं जिनका ओवरव्यू सिलेबस में मेंशन है, इन डेप्थ टॉपिक बाद में आएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर आपको कोई दवाई दे देता है ना, आप बिना समझे डॉक्टर पे विश्वास करके उस दवाई को कंज्यूम करते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह जिस तरह से ये लेक्चर आते रहेंगे इनको आपने कंज्यूम करते जाना, अपने नोट्स बनाते जाने। जो जो टॉपिक इस सपोज करो अगर कोई चीज इस टॉपिक में नहीं पढ़ाई गई है तो इसका मतलब उसका कोई फुल फ्लेज टॉपिक आगे पढ़ा होगा जब हम उसमें कवर करेंगे। तो इस तरह से हम इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने पढ़ा था इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटीज के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली मेल और फीमेल में कुछ इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। मेल को पेट्रियार्कल सोसाइटी में सुपीरियर माना जाता है, वुमेन को इंफीरियर माना जाता है। तो इसको खत्म करने के लिए, इनइक्वालिटीज को खत्म करने के कुछ जेंडर रिलेटेड लॉज लाए गए। ठीक है, दिस इज नोन एज जेंडर लॉज। और दूसरा आ गया ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? वो राइट्स जो ह्यूमंस को प्रोवाइड किए गए हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनको बोलते हैं ह्यूमन राइट। वो किसी भी रेस से बिलोंग करता है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, उसकी कोई भी एथनिसिटी हो सकती है। हम कोई भेदभाव नहीं करते ह्यूमन के बीच में। उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वर्ल्ड लेवल पे, अगर आप बोल सकते हो, दैट आर नोन एज ह्यूमन राइट। ठीक है, इसी टॉपिक में हमने इन्हीं जेंडर लॉज और ह्यूमन राइट्स को कवर करना है। देखो, जेंडर लॉज में पहले आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, बेसिकली आपको एक आइडिया मिल जाएगा, फिर क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। देखो, सबसे पहली बात, लॉज बनाए हैं कुछ जेंडर के रिलेटेड। पहली बात यह है कि दो वर्ड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, सेक्स और जेंडर का डिफरेंस। सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है ये। बेसिकली ये सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस की वजह से एक मेल और फीमेल है। बट जो जेंडर वर्ड है ना, वो सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है, मतलब सोसाइटी जो है वहां से इंफेसाइज होता है वर्ड जेंडर। जेंडर में भी मेल फीमेल है, बट जेंडर में एक डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर आ जाता है, थोड़ा मेल को सुपीरियर करके बताया। तो इसके लिए बेसिकली लॉज बनाए गए ताकि जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए। अगर आप पहले फॉर्म भरते थे कोई, तो आपने कुछ फॉर्म्स में ऐसा देखा होगा कि जब आप जेंडर पे क्लिक करते हो तो सिर्फ आता था मेल फीमेल। आजकल मेल फीमेल और अदर्स भी आता है। ठीक है, अदर्स भी यूज होता है। अदर्स किसके लिए यूज होता है? अदर्स यूज होता है थर्ड जेंडर को, या अदर्स लिखा होगा। अदर्स की जगह भी अब जो है इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने बोला है कि अदर्स लिखने की बजाय आपको क्या लिखना है? थर्ड जेंडर लिखना है। तो थर्ड जेंडर किसके लिए? एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की। ठीक है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर वाली कम्युनिटी, ये मैंने कल भी बताया था आपको, उसके लिए जो है थर्ड जेंडर वर्ड जो है ऐड किया जाता है। तो बेसिकली इन्हीं के जेंडर लॉज होते हैं। फीमेल की प्रोटेक्शन के लिए जेंडर लॉज हैं, ट्रांसजेंडर की प्रोटेक्शन के लिए जेंडर लॉज हैं। तो जेंडर लॉज में आपने यही चीजें पढ़नी है। तो जेंडर वर्ड जो है वो सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया कि हमें पढ़ना क्या है। अब दूसरा है हमारा आज जो हमने पढ़ना है, दैट इज ह्यूमन राइट्स के बारे में। देखो, ह्यूमन राइट्स में क्या है, जैसे आपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव फंडामेंटल राइट्स। कौन से हैं? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स भी इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल हैं, मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई टूट रहा है तो आप क्या कर सकते हो? आप कोर्ट जा सकते हो। ह्यूमन राइट्स के केस में ऐसा कोई लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है। ह्यूमन राइट्स बेसिकली वर्ल्ड लेवल में ह्यूमंस को राइट दिए गए, वो किसी भी रेस से रिलीजन से बिलोंग करता है उसको ह्यूमन राइट मिलते हैं। बट फंडामेंटल राइट्स हमारा इंडिया स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। ह्यूमन राइट्स जो हैं ये एक तरह की लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब कि कंट्रीज को करने करना। आप देखो यार, जब कंट्रीज के बीच में वॉर होती है, उसके बीच में वॉर होने की वजह से कितने ह्यूमन राइट्स ब्रेक होते हैं, कितने ह्यूमंस को, इनोसेंट सिविलियंस को मारा जाता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाके वहां पर एक रेजोल्यूशन पास होता है, उसको कोई नहीं मानता है। आपने देखा है कोई रेजोल्यूशन की वजह से उसके ऊपर बड़े सैंक्शंस लगे हों, दिस दैट? ऐसा इतना नहीं होता। तो बेसिकली ह्यूमन राइट के केस में इतनी ज्यादा है जो लीगली इन्फोर्समेंट नहीं होती है, बट फंडामेंटल राइट्स अगर हम इंडिया का देखें तो उसमें होती है। मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कवर कर लो। दूसरी बात, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया के, वो सभी को नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक फंडामेंटल राइट्स है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब्स में, ये एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को दिया गया है, बाहर वालों को नहीं दिया गया। अब बाहर का कोई पर्सन उठा के आके ये नहीं बोल सकता मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये राइट नहीं दिए गए, तो ये बेसिकली सिटीजन्स को दिए गए। तो ये आपने याद रखना, फंडामेंटल राइट्स जो है इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये सिर्फ सिटीजन स्पेसिफिक हो सकते हैं। ऐसा नहीं, कुछ फंडामेंटल राइट सबको भी मिले हो। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ सबके लिए है, वो चाहे इंडिया का पर्सन हो चाहे कहीं बाहर से आया, बट राइट टू लाइफ सबको मिला है। बट ऐसे जॉब में अपॉर्चुनिटीज वाला, माइनॉरिटीज वाले राइट, वो सबको थोड़ी मिले हैं, वो सिर्फ किसको मिले हैं? वो सिर्फ सिटीजन्स को मिले। तो फंडामेंटल राइट जो है वो स्पेसिफिक हो सकते हैं, बट ह्यूमन राइट जो है वो इन जनरल सभी के लिए है। ये चीज आपको
याद रख, इवन देखो बट फिर भी ह्यूमन राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना वर्ल्ड के, उनमें उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो फंडामेंटल राइट या कोई राइट्स वगैरह लिए गए ना, उस हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का 90% अगर आप देखोगे ना, वो राइट्स कहां से उठाए गए हैं, ह्यूमन राइट्स से ही उठाए गए हैं, जो यूनाइटेड नेशंस ने दिए थे। ठीक है, इवन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फंडामेंटल राइट्स को भी अगर आप मिलाना शुरू कर दोगे ना ह्यूमन राइट्स के साथ, बहुत चीजें सिमिलर ही होंगी। ठीक है, आई होप हमें ये थोड़ा आइडिया मिल गया कि हमने टॉपिक में पढ़ना क्या। तो सर आप बहुत पढ़ा लिया, अब क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1, जेंडर इज अ डैश कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अभी यार देखो बेसिकली ये क्वेश्चन डालने का मेरा मकसद क्या है, अभी मैं बोल रहा था ना ऊपर कि जेंडर जो है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, तो एग्जाम में इसी तरह पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में ना वो जैसे मैं ऐसे अपनी भाषा में आपको समझाने के लिए कुछ भी बोल देता हूं, तो ऐसे थोड़ी आएगा एग्जाम में, थोड़ा एक डेकोरम के साथ क्वेश्चन आएगा, तो वो डेकोरम बताने के लिए मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में डाल देता हूं। तो जेंडर बेसिकली कौन सा कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल या ऑल ऑफ द अबव। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, बायोलॉजिकल और फिजिकल कंस्ट्रक्ट क्या है, एक सेक्स जो है बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट माना जाता है। जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी डिटरमाइन करती है डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का, हमें ये चीज पता है सर, हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल असेंबली। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, जो आपने पढ़ा उसमें क्या क्या आता है। तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, उसने एक कन्वेंशन अडॉप्ट करा था ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो मतलब वुमेन के अगेंस्ट जितनी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन होगी उसको हमने खत्म करना है। ये कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था 1979 में। इसका क्या नाम है, इसका नाम हमें बताना है। ठीक है, देखो यहां पर ना कितने क्वेश्चन बन गए। एक तो ये कन्वेंशन जो है, इस कन्वेंशन किसके लिए है, एलिमिनेशन फॉर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। किसने अडॉप्ट करा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। कब अडॉप्ट करा, 1979 में। अब पूछा इसको और किस नाम से बुलाते हैं, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन, नेशनल राइट्स फॉर वुमेन, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर ऑल, राइट्स फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ा दो। राइट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन कैसे हो सकता है, जबकि ये कन्वेंशन ही डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है। नेशनल राइट फॉर वुमेन, भाई यूनाइटेड नेशन नेशनल राइट बनाएगी, नेशनल होता है कंट्री लेवल पे, नहीं ये इंटरनेशनल होगा। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट फॉर वुमेन, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट फॉर ऑल, तो ऑल नहीं आएगा, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट फॉर वुमेन बोलते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक कन्वेंशन अडॉप्ट करा था कि सभी तरह की डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। 1979 में इसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए वुमेन। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन सोशल एस्पेक्ट में अब तो बहुत कम हो गई है, इतनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती वुमेन में, बट इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ना वुमेन के अगेंस्ट बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल वुमेन को वेजेस कम दिए जाते हैं। ठीक है, जब वो जॉब करने जाते हैं उनको वेजेस कम दिए जाते हैं। प्रमोशन के टाइम में मेल्स को ज्यादा प्रमोशन मिलती है, वुमेन को कम मिल जाता है। तो उनके राइट क्यों, ऐसा भी क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो वुमेन को इतना हायर नहीं करती हैं। रीजन बीइंग दैट वो कंपनीज जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, वो प्रॉफिट सोचती हैं। फॉर एग्जांपल एक वुमेन है, अगर वो वुमेन इंप्लॉय है वहां पर, एक तो वुमेन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है फैमिलीज की। दूसरी बात, वुमेन जब प्रेग्नेंट होगी, उसकी डिलीवरी होगी, उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स देने होंगे। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, ये अपना सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग सोच के वुमेन्स को जो है वो हायर नहीं करती हैं, क्योंकि उनको पता है उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, उनको छुट्टी देनी पड़ेगी। बट इनका सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड है, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट में तो वो इतना सोचते नहीं है सोसाइटी वेलफेयर का। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए हमने एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक कन्वेंशन लिया था, वो क्या है, एलिमिनेशन करना सभी फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट। इसमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सभी आ जाती हैं फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बट इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो उन्होंने अडॉप्ट करा, अब इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो भाई इंडिया ने भी साइन करा होगा। तो ये 1979 में आया था, तो इंडिया ने इसको कब साइन करा था, पहली बात इंडिया ने इसको साइन तो 1980 में ही कर दिया था। ठीक है, साइन करना इज अनदर थिंग, रेटिफिकेशन इज अनदर थिंग। साइन करना होता है, वहां पर आपने साइन कर दिया कि हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, हम इसको अपने कंट्री में लगाएंगे। बट रेटिफिकेशन होता है जब आप अपनी कंट्री के पार्लियामेंट वगैरह से इसको पास करवाते हो, जिस तरह से भी करते हो, बट अपनी कंट्रीज में इसको एक तरह की इंप्लीमेंटेशन देते हो। तो रेटिफिकेशन जो है इंडिया ने कब करी थी, इसकी 1993 में। कब रेटिफिकेशन करी थी, 1993 में। और इसके सभी रूल सेम नहीं रखे थे, इंडिया ने अपनी स्पेसिफिक, देखो कंट्री अपना थोड़ा देख के अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग जो है उसको रेटिफाई करते। तो 1993 में इंडिया ने अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग जो है इसको रेटिफाई करा था, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, और ये वर्ल्ड लेवल पे इनकी कोई भी इतनी लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है ह्यूमन राइट्स वगैरह की, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये भी याद कर लेना इंडिया ने कब साइन करा था, ऐसी ही चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। रेटिफाई कब करा था, रेटिफिकेशन इसकी हुई थी 1993 में बाय इंडिया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, डैश आर द राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। वो राइट्स जो हर ह्यूमन बींग को इनहेरेंट मतलब मिलते हैं, ठीक है, जनरेशन से, रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स,
लैंग्वेज, एथनिसिटी, नेशनलिटी, रिलीजन रह सकता है। देखो रेस कुछ भी हो, सेक्स, लैंग्वेज, एथनिसिटी कोई भी हो, इसे मैटर नहीं करता, ये सभी ह्यूमन बींग्स को मिलते हैं। नेशनल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, स्टेट राइट्स नन। तो इसका आंसर तो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू। इनको क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट। ये वर्डिंग देख लो, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट्स। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड इंटरनेशनल कन्वीनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा? इंटरनेशनल राइट बिल ऑफ राइट्स अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। क्या पढ़ा था? इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन, अगेंस्ट वुमेन, सॉरी फॉर वुमेन, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट। ये क्या था? बेसिकली जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन होती है अगेंस्ट वुमेन उसको खत्म कर। ये कब आया था? 1979 में। अब कुछ और क्वेश्चन है, ये देखो। अडॉप्ट करने वाली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, बट ये कुछ और एक्ट है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट करा था इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए। वैसे हम ह्यूमन राइट्स की बात करें उसमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के लिए एक इंटरनेशनल कन्वीनियंट को अडॉप्ट करा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1966 में अडॉप्ट करा था। हमें बताना ये फोर्स में कब आया था, ठीक है। अडॉप्शन भी पूछ सकता है, फोर्समेंट भी पूछ सकता है, तो दोनों पता होना चाहिए। वैसे तो फोर्स ज्यादा पूछता है, तो यूनाइटेड नेशन के केस में अडॉप्शन भी पूछ लेता है। तो 1967, 69, 70 या 76, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो इंटरनेशनल कन्वीनियंट लिया था सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए 1966 में, वो फोर्स में आया था 1976 में, ठीक है। देखो दो कन्वीनियंट थे, ये ह्यूमन राइट्स के अंदर ही यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने दो कन्वीनियंट किए थे, अडॉप्ट करे थे, ठीक है। एक था इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दूसरा भी याद रखो इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। इसको भी अडॉप्ट कब करा था? 1966 में। ये भी फोर्स में कब आया था? 1976 में। ये दोनों कन्वीनियंट अंडर ह्यूमन राइट्स जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट करते हैं। 1966 में ये भी आया था और 1976 में ये फोर्स में आया था। ये कहीं पेन पे नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दो अडॉप्ट करे थे, इंटरनेशनल कन्वीनर ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इंटरनेशनल कन्वीनर ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट। 1966 में अडॉप्ट करते हो, 1976 में फोर्स में आए थे। सर ये हमें याद हो गया, ठीक है। इतनी बार बता दूंगा कि आपके दिमाग में चीजें फिक्स होने शुरू हो जाएंगी। द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज, देखो ये जो कन्वेंशन है ये अभी तो पढ़ाया आपको, ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसको बोला इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये बेसिकली है क्या है। देखो ये एक तरह का तरीका होता है पूछने का, ये इस ट्रीटी में है क्या, बेसिकली आपने बताना है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के लिए है। देखो वुमेन वर्ड यूज किया तो चिल्ड्रन तो नहीं है यहाँ पे। ट्रीटी फॉर वेलफेयर ऑफ ओनली SC/ST वुमेन, सिर्फ SC/ST के लिए है। एक इंटरनेशनल ट्रीटी प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी के। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो प्रोवाइड करती है इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो ये आपने याद रखना, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। सो वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 5, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। Which international document is a key framework for promoting gender equality and women right? कौन सा इंटरनेशनल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने एक की फ्रेमवर्क बनाया है, एक फ्रेमवर्क पूरा तैयार किया है कि किस तरह से हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे और वुमेन राइट्स को प्रमोट करेंगे। उस इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, ये याद रखिए, वर्ड्स कीवर्ड्स याद रखो। ये एक इंटरनेशनल एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसमें की फ्रेमवर्क दिए हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होता है कि मतलब बेस तैयार करना, किसी चीज की नींव रखना, ठीक है, कि किस तरह से हम जेंडर इक्वालिटी और वुमेन राइट्स को प्रमोट करेंगे, ठीक है। ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स बोला गया, भाई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, फंडामेंटल राइट्स तो इंडिया स्पेसिफिक हैं, DPSPs इंडिया स्पेसिफिक हैं। DPSPs को इंडिविजुअल के राइट को प्रमोट नहीं करते। DPSP जो है वो बताते हैं स्टेट का वेलफेयर, मतलब स्टेट को जो है गवर्नमेंट को किस तरह से काम करना है। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी में पढ़ा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली वही इंडिविजुअल के राइट्स हैं, बट ये तो इंडिया लेवल पे है, ठीक है। इसका आंसर है बेसिकली वुमेन इंपावरमेंट इज गुड थिंग, बट वुमेन इंपावरमेंट इन जनरल, इंपावरमेंट ऑफ वुमेन मतलब वुमेन को जॉब्स देना, वुमेन को पॉलिटिक्स में उठाना, सोशियोलॉजी में मतलब सोसाइटी में उठाना, ये सारा वुमेन इंपावरमेंट में आता है, ठीक है। बट दिस इज नॉट एन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट। बेसिकली इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट क्या है? बेसिकली एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो की फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, किसके लिए? एक तो जेंडर इक्वालिटी और वुमेन्स के राइट को प्रमोट करने के लिए, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसी डॉक्यूमेंट के इसमें बताया गया ये चीजें, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने कवर भी करा हुआ, आपको ये याद होना चाहिए आर्टिकल। अंडर आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट मेक्स प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ फॉर वुमेन। देखो कौन से आर्टिकल में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, देखो मैंने आपको बोला था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ DPSPs इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम।
अगर आपने नहीं देखे, आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज नहीं आती हैं, तो पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाना, इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, उस पे जाना और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी तो पहले पढ़ ही लेना। क्योंकि देखो, हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, हम जेंडर इक्वलिटी की बात करें, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करें, तो वो आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में मिल जाएंगे। इवन प्रीएम्बल में भी ये चीजों का जिक्र है, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें स्टेट जो है वो प्रोविजन बनाती है एक जस्ट और ह्यूमेन कंडीशन, मतलब यार काम करने के लिए एक जस्ट और ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप हैजार्डस जगह पे छोड़ दो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जस्ट और ह्यूमेन कंडीशन, रहने लायक कंडीशन होनी चाहिए वर्क की। और मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है, वुमेन के लिए मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह होना चाहिए। आर्टिकल 14, 15, 42 या 40, तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 42, ये आपने याद रखें। ये एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी तहत स्टेट जो है वो कुछ लॉज बनाती है, बट ये जस्टिसेबल नहीं है, तो कोर्ट में नहीं जा सकते। आर्टिकल 40 इज फंडामेंटल राइट, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, पढ़ाया हुआ है। आर्टिकल 15 जो है वो क्या होता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के साथ, कि उसका रिलीजन क्या है, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, हम उनके अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत के साथ एसोसिएटेड है, यह हमने देखा था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में। आर्टिकल 21 भी याद रखना, आर्टिकल 21 हमें क्या देता है? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, मतलब क्लीन एयर आपको चाहिए, तो भाई क्लीन एयर भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी के अंदर ही आता है आपका, ठीक है। इसी तरह आप नॉइस नहीं चाहिए, तो ये भी आपकी लाइफ के एक राइट है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, Which legislation in India deals with sexual harassment of workplace? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वुमेन्स के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है वर्क प्लेस में, सेक्सुअली उनको हरास किया जाता है, ठीक है भाई, डिफरेंट वेज, उसके अगेंस्ट इंडिया में क्या लेजिस्लेशन है, इंडिया में हमें बताना है, ठीक है। तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 का, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2016 का, 2000 का या 2011। देखो कितना लेट ये एक्ट आया, जो सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्ट करता है वुमेन को अगेंस्ट जो एट वर्क प्लेस, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन सा है? बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ये एक्ट कब आया था? 2013 में। बेसिकली ये प्रिवेंट करता है कि वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट और एड्रेस भी करता है, अगर इनकेस होती है कोई सेक्सुअल हरासमेंट तो उस केस को एड्रेस भी करना प्लस रोकना भी। रोकने का मेजर क्या है? देखो, रोकने का मेजर ये है कि पहले ही ये मैंडेटरी किया गया कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, कोई भी है, अगर उसमें अगर 10 से ज़्यादा इंप्लॉयज़ हैं, अगर उसमें 10 से ज़्यादा इंप्लॉयज़ हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि उनके अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी मतलब वो खुद की एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएंगे जो ये उस कमेटी का काम है कि वो प्रोसीजर डिफाइन करता है कि किस तरह से आप जो अगर किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की बात होती है या सेक्सुअली हरास किया जाता है, वो किस तरह कंप्लेन कर सकती है, या गर्ल को पता हो कि कोई जो है उसको गलत वे में कर रहा है, मतलब टच कर रहा है या देख रहा है, तो वो उस इंटरनल कंप्लेन कमेटी के पास जा सकती है। तो ये इंटरनल कंप्लेन कमेटी एक बनाई जाएगी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज़्यादा इंप्लॉयज़ होंगे। तो ये एक तरह का प्रिवेंशन मेजर है, पहले ही बनाई जाएगी। और अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो इंटरनल कंप्लेन कमेटी को उसको एड्रेस भी करना है, उसको करना है, और बाद में यही इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की ही जो है इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वुमेन को साथ लेकर वुमेन को समझाए, और उसके बाद जो भी अगर इंप्लॉय जो उसके साथ सेक्सुअली हरासमेंट कर रहा है उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने का भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को ही बोला जाता है कि आपको ही ऐसा करना है, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो उस लड़की को गाइड करते हैं कि आपको किस तरह से जाके वहां पर कंप्लेन वगैरह करनी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखो, अब यहाँ पर एक चीज आपको मैं एक केस बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एक लैंडमार्क जजमेंट है बेसिकली इस सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस के लिए। एज सच आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट आपको ये पूछा जा सकता है कि जो बेसिकली ये सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस वाला जो लॉ आया था इंडिया में, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, ये किसकी बेसिस में आया था? ये बेसिस में आया था विशाखा गाइडलाइन। कौन सा? विशाखा गाइडलाइन। तो विशाखा गाइडलाइंस जो हैं, विशाखा गाइडलाइंस 1997 में, देखो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ये गाइडलाइंस इशू करी थी जिनको बोला जाता है विशाखा गाइडलाइन 1997। ये केस था, केस का नाम था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब मुझे नहीं पता ये राजस्थान हाई कोर्ट ने करा था या सुप्रीम कोर्ट ने करा था, मैं ऐसा याद नहीं है मुझे अभी, बट ये याद रखना विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये एक केस था, ठीक है। इस केस के बाद आई थी हमारी विशाखा गाइडलाइन 1997 में। इसी में ये डिफाइन किया गया था किस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट होती है वर्क प्लेस पे, उसको किस तरह से एड्रेस करना है। उसी के बेसिस में ये एक्ट आया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट एट वर्क प्लेस 2013 का। अब बेसिकली ये विशाखा
इसका नाम था, ये विशाखा देवी क्या है, ये बेसिकली ये चीज़ देख लो। देखो बेसिकली वैसे तो अगर किसी का सेक्सुअल हरासमेंट होता है या रेप वगैरह का केस होता है तो उनका नाम जो है, आइडेंटिटी जो है रिवील नहीं की जाती है, उनकी आइडेंटिटी छुपा के रखी जाती है, ठीक है। बट इन्होंने खुद अलो करा था कि आप मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकते हैं, इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनका नाम है बनवारी देवी। ध्यान से सुनना हुआ क्या, बनवारी देवी शी इज अ फील्ड लेबरर प्लस सोशल वर्कर। ये एक सोशल वर्कर थे बट ये ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मतलब एक लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, ठीक है। इनका नाम था बनवारी देवी, ये कुम्हार कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, बट ये एक सोशल वर्कर थी, ठीक है। तो सोशल वर्क करती थी, जब भी सोसाइटी में कुछ भी गलत होता है उसके अगेंस्ट बोलती थी। अब क्या होता है कि एक अपर कास्ट फैमिली में चाइल्ड मैरिज हो रही थी। क्या हो रही थी, ध्यान से सुनो इस चीज को। एक अपर, ऐसे आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछा बट फिर भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो अपने राइट्स के लिए लड़ना, सिर्फ पढ़ाई करना, एग्जाम क्वालिफाई करना सब कुछ नहीं है। आपके साथ, आप देखो ये जो लेक्चर्स देख रहे हो आप सब वुमेन हो, ठीक है। आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए और आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना आना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत होता है और आप नहीं बोलते हो तो कल आपकी छोटी सिस्टर के साथ भी हो सकता है सेम। अगर आपके साथ होता, आपने इग्नोर कर दिया, आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो आपकी सिस्टर पे भी वही इंपैक्ट जाएगा, उसके साथ भी सेम होगा। आपको इसलिए बोलना आना चाहिए। मैं इसलिए ये केस आपको बता रहा हूँ। आपको तो एग्जाम में जस्ट इतना ही पूछेगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट कब आया और किसकी गाइडलाइंस पे आया, तो विशाखा गाइडलाइन 1997। बट यहां पर मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि एक वुमेन ने किस तरह से लड़ाई लड़ी है और जिसके बेसिस में ये एक्ट आया है, तो ये चीज आपने सीखनी है। तो बेसिकली क्या है कि बनवारी देवी जो है वो ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ठीक है। कुम्हार कम्युनिटी की वो थी, एक लो कम्युनिटी माना जाता है राजस्थान में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चाइल्ड मैरिज हो रही थी अपर कास्ट फैमिली की, सो शी इज अ सोशल वर्कर, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, उन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट अपोज करा, ठीक है। अब 5 अपर क्लास फैमिली के, अपर क्लास सोसाइटी जो कास्ट सोसाइटी जो है, जो हमारी अभी समाज में एक हर्डल बन के रुका हुआ है, जो अपर कास्ट फैमिली के 5 इंप्लॉय जो थे जहां पर ये काम करते थे, उन्होंने इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करी, ठीक है, सेक्सुअली हरास करा। तो बेसिकली किस वजह से, क्योंकि इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बोला और ये लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी, सिर्फ इस रीजन की वजह से इनको सेक्सुअली जो है हरासमेंट फेस करनी पड़ी। तो इन्होंने उनके लिए केस करा, उस बेसिस में जो है ये गाइडलाइंस आई हैं, ठीक है। अगर ये भी उस चीज को इग्नोर कर देती तो क्या होता, ठीक है। देखो इन्होंने एक स्टेप लिया, उसकी वजह से कितने आगे गाइडलाइन बनी, उसकी वजह से अब जो है इंटरनल कंप्लाइंट कमेटी बनती है। अब वुमेन जो है अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं और एक्शन भी होता है। इवन इंटरनल कंप्लाइंट कमेटी के लिए भी मैंडेटरी है कि अगर सपोज करो वुमेन ने आपको कंप्लेन करी हुई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कई बार वुमेन डर जाती है, वो FIR वगैरह नहीं करती है किसी इंप्लॉय के अगेंस्ट, तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उसको समझाती है, उसको साथ ले जाके FIR करवाती है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ाई तक कन्फाइंड मत रखा करो चीजों को, उसको इंप्लीमेंट भी करा करो डेली लाइफ में, ठीक है। ये चीज यहां से सीखने वाले भी है फॉर यू पीपल। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, विच ईयर, वेट काइंडली वेट फॉर वाइल, कहां गया, इसको ढूंढते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, विच ईयर वॉज डिक्लेयर एज इंटरनेशनल वुमेन ईयर बाय जनरल असेंबली। तो कौन से ईयर को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल वुमेन ईयर बाय जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली ने कौन से साल को डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल वुमेन ईयर, ये हमें बताना है। 1975 को, 2000 को, 1991 को या 1992 को। तो कौन से ईयर को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल वुमेन ईयर, इंटरनेशनल वुमेन ईयर बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये सब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कर रही है, तो कौन सा ईयर था वो, ईयर 1975, ये याद रखना। बेसिकली एक डिकेड होता है, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 1976 से लेकर 85 का जो डिकेड है, ये 10 साल का पीरियड है, इसको याद रखना। इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर वुमेन। ये 10 साल वुमेन को डिवोट किए गए, इसमें बहुत सारी चीजें आई थी वुमेन के राइट के लिए, ठीक है। तो 1976 से लेकर 85 के बीच में जो डिकेड है, 10 साल का पीरियड है, इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर वुमेन। ये किसने डिक्लेयर किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और कब आया था इंटरनेशनल वुमेन ईयर, किस ईयर को बोल रहा है, 1975 को। ये भी याद रखना। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को, नेशनल वुमेन डे मैंने आपको होमवर्क दिया था और आप बच्चों ने कमेंट भी करा था, ठीक है। आई होप आप सभी ने कमेंट करा, जिसने नहीं करा वो जाके आज ही देख लेना गूगल में और इधर कमेंट कर देना, क्योंकि आपको ये याद रखना। इंटरनेशनल वुमेन डे याद रखना तो नेशनल भी पूछ सकते हैं। अब देखो अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, एक मैटरनिटी बेनिफिट आता है एक्ट, ठीक है। मैटरनिटी लीव के लिए है, बेसिकली जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसको मैटरनिटी लीव जो मिलती है, उस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की बात होती है। देखो उसके बाद अमेंडमेंट हुई है बट ये 1961 की बात कर रहा है। हाउ मेनी वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव गिवन टू अ वुमेन, कितने हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव,
पेड मैटरनिटी लीव का मतलब होता है वो मैटरनिटी लीव जिसमें उसको पेड भी मिलेगी, मतलब उसको सैलरी भी मिलेगी जो वो काम करती थी, जितनी सैलरी थी। तो कौन से 1961 एक्ट के मुताबिक कितने वीक्स की मिलती थी पेड मैटरनिटी लीव? 4 हफ्तों की, 12 हफ्तों की, 28 वीक्स की या 20 वीक्स की? तो कितने की मिलती थी? देखो 1961 की मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग मिलती थी 12 वीक्स की। एट प्रेजेंट ऐसा नहीं है, लेटर इसमें चेंजेस आ गए, अब तो 26 हफ्तों की जो है 26 वीक्स की पेड जो है वो मैटरनिटी लीव मिलती है। यहाँ पर 12 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव मिलती थी, उसके बाद लीव आप ले सकते थे बट आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी। बट अब इसको पीरियड को एक्सटेंड करके 26 वीक कर दिया गया है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो कितना है अब? 26 वीक का। देखो वुमेन इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो 1961 का एक्ट था, इसमें क्या था कि वुमेन जो कवर थी ना, वो वुमेन वो कवर थी जो पब्लिक और प्राइवेट में ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं थी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये मैं 1961 के एक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग वो वुमेन कवर थी, चाहे वो प्राइवेट की हो पब्लिक की हो, बट जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की वुमेन इंक्लूडेड थी, अनऑर्गेनाइज की इंक्लूडेड नहीं थी। आपने मुझे बताना है एट प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्या आज अनऑर्गेनाइज्ड वुमेन को भी मैटरनिटी बेनिफिट मिलते हैं, मैटरनिटी पेड लीव मिलती है या नहीं मिलती है? ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और एक और चीज इस एक्ट में ये थी कि अब ऐसा थोड़ी है कि कोई वुमेन ने आज ही ज्वाइन करा और उसको ये मैटरनिटी बेनिफिट पेड लीव मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपके लिए क्या कंपलसरी होता है, आपने नियर अबाउट 80 जो डेज हैं, 80 डेज जो है एक साल में काम किया होना चाहिए। तो जब आप 80 दिन एक साल में काम करते हो तो आपको क्या मिलता है? मैटरनिटी बेनिफिट मिलते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो 80 दिन अगर आपने एक साल में काम किया है तो आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग आपको जो है वो लीव मिलेगी, ठीक है। इसके तो बहुत सारे पॉजिटिव हैं, क्योंकि आपको पता है वुमेन को उस टाइम पे जो प्रेगनेंसी के टाइम में खर्चा आता है उसको भी पूरा करने के लिए पेड लीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे तो उसकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, उसकी न्यूट्रिशन भी इंप्रूव रहेगी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मल सेक्टर में ऐसा होता है। बट इसका एक नेगेटिव है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इस डर की वजह से कि हमें वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट देने पड़ेंगे तो वो उनको हायर नहीं करते, तो ये एक इसका नेगेटिव भी है, इसको भी एड्रेस गवर्नमेंट को करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी? आईपीसी इंडियन पिनल कोड, अब ये चेंज हो गया है। आईपीसी क्या बन गया? अब आईपीसी को चेंज करने के लिए कौन सा लॉ लाया? ये करंट अफेयर का पार्ट है, भारतीय न्याय संहिता, संहिता ऐसे बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसने किसको रिप्लेस करा है? आईपीसी को। इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भी रिप्लेस कर दिया, इंडियन एविडेंस एक्ट को भी रिप्लेस कर दिया गवर्नमेंट ने। उनके लिए क्या बनाए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो कौन सी सेक्शन ऑफ आईपीसी जो है डील करते हैं विद द ऑफेंस ऑफ क्रूअल्टी टुवर्ड्स वाइफ बाय हर हस्बैंड और हर रिलेटिव? तो जो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस आ गया, जो क्रूअल्टी की जाती है वाइफ के प्रति, चाहे उसका हस्बैंड करता है या कोई रिलेटिव करता है, मतलब मेल काउंटर पार्ट के रिलेटिव जो है वुमेन के साथ जो है जो क्रूअल्टी करते हैं, वो कौन सी सेक्शन ऑफ आईपीसी में डील होता था आपको बताना है। सेक्शन 402, सेक्शन 412, सेक्शन 498 या सेक्शन 311A? तो कौन सी सेक्शन के साथ डील करता था? बेसिकली ये सेक्शन है 498A, यहाँ पे ए भी लिख देना। तो कौन सी सेक्शन में ये बताया गया? 498A में। इसमें ऑफेंस माना गया है कि अगर आप क्रूअल्टी करते हो अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, अगेंस्ट वुमेन मतलब वाइफ के अगेंस्ट अगर क्रूअल्टी की जाती है उसके फैमिली हस्बैंड या फैमिली मेंबर द्वारा, तो उसको एज अ क्राइम कंसीडर किया गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? तो कौन से साल में नेशनल लेवल पे हमारी जो ह्यूमन राइट्स के लिए कमीशन बनाएगी? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नहीं, नेशनल मतलब हमने ह्यूमन राइट एक कमीशन बनाई थी जो इंडिविजुअल की ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। देखो ये एक एक्ट के थ्रू बनी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993। जब भी कोई चीज किसी एक्ट के थ्रू बनती है, कोई बॉडी बनती है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। जिस बॉडी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया, जैसे इलेक्शन कमीशन, वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। जो एक्ट से बनती है स्टैट्यूटरी बॉडी, जो एक्ट से भी नहीं बनती है, जो ऐसे ही मतलब एक्ट से नहीं बनती, कोई ऑर्डिनेंस के थ्रू आ जाती है या कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री बिना पास करवाए उसको ऐसे ही कोई बॉडी बना, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। तो 3 तरह की बॉडीज होती हैं। बेसिकली ये एक्ट से बनी है 1993 में। ये भी पूछ सकता है नेशनल ह्यूमन राइट, यार यही तो क्वेश्चन था, आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है कौन से ईयर में? तो ऑप्शन सी इसका आंसर है 1993। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा एक्ट के थ्रू बनी, तो 1993। कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये एक तरह की क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, मतलब इसके जुडिशरी वाले फंक्शंस भी है, मतलब एक सिविल कोर्ट की पावर भी ये रखती है। अब एग्जाम में क्या पूछ सकता है? एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन कौन है?
चेयरपर्सन कौन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के? तो एट प्रेजेंट चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा। कौन है एट प्रेजेंट चेयरमैन? अरुण कुमार मिश्रा। ये नाम याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक क्या पता चेंज हो जाए, तब हम करंट में भी देख लेंगे, बट एट प्रेजेंट कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अब देखो इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट हुई हैं, जैसे 2006 में भी अमेंडमेंट हुई इसकी, इसमें 2019 में भी अमेंडमेंट हुई। 2019 की अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक बेसिकली इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक चेयरपर्सन होता है और 3 मेंबर्स होते हैं। एक चेयरपर्सन होता है, उसके साथ 3 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर्स हैं। अब जो 2019 की अमेंडमेंट हुई ना, उसमें ये बोला गया कि ये जो 3 मेंबर्स हैं उनमें एक एटलीस्ट वुमेन होनी चाहिए। एक एटलीस्ट कौन होंगी? वुमेन होंगी। देखो ह्यूमन राइट्स की कमीशन है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, डिस्क्रिमिनेशन वुमेन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा होती है, वुमेन के राइट को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो बेसिकली वुमेन तो होना मैंडेटरी है ना। तो इसलिए 2019 के अमेंडमेंट में बोला गया एक चेयरपर्सन प्लस 3 मेंबर्स में एक वुमेन भी होनी चाहिए, ठीक है। देखो हमारी गवर्नमेंट जो है वो वुमेन के राइट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। आपको देखा, आपको 13% रिजर्वेशन जो है अब हमारे पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, पंचायत में तो दी गई थी, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करनी है, बट जब तक सोसाइटी में लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक वुमेन की इंपावरमेंट नहीं हो पाएगी। तो माइंडसेट का चेंज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वुमेन को भी एक चीज चाहिए कि इन बेनिफिट्स का मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, मेल काउंटर पार्ट के अगेंस्ट। तो उनको इन बेनिफिट्स का सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करना चाहिए और मेल को पेट्रियार्की वाला माइंडसेट जो हटाना चाहिए, तभी हमारी सोसाइटी एक स्मूथ और लवेबल सोसाइटी बनेगी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1951 का और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक एक्ट 2005, ये पूछा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट 1951 में आया है और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2 या नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड सेकंड। देखो ये दोनों ही जो है सेम डेट पे आए। स्पेशल मैरिज एक्ट 1951 में, स्पेशल मैरिज एक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो मैरिज जो है रिलीजन के बाहर करना चाहता है, कास्ट के बाहर करना चाहता है, तो हमारा तो रिलीजन प्रमोट नहीं करता इन चीज़ों को, तो उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो शादी कर सकते हैं। और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट आया गया है 2005 का, जो प्रोटेक्ट करता है बेसिकली वुमेन को अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया बाय स्ट्राइकिंग डाउन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। आईपीसी की कौन सी सेक्शन को खत्म करके जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करा था। पहले इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था अगर होमोसेक्सुअल जो है इकट्ठे एक जगह देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, या उनको सपोर्ट नहीं करने देते थे एक दूसरे को। तो अब इस होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया। कौन सी सेक्शन को खत्म किया गया था आईपीसी की? सेक्शन 377, 367, 378 या 401। तो कौन सी सेक्शन थी? सेक्शन 377। ऑलरेडी मैंने ये कल एक्सप्लेन करा था। कौन सा केस था? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो केस भी याद कर लें, इंपॉर्टेंट केस है, नवतेज सिंह जौहर। आज सर केसेस इतने पूछता नहीं है, बट कोई पता नहीं यार, याद कर लेंगे, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार वर्सेस नवतेज सिंह जौहर का केस था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो है 1976 का, ये प्रिवेंट करता है मॉनेटरी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन इन वर्क फोर्स। मतलब इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो है 1976 का, ये मॉनेटरी डिस्क्रिमिनेशन मतलब पैसों के, वेजेस के मुताबिक जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए मैन एंड वुमेन की। मतलब मैन को ज़्यादा आप दे रहे हो वेज और वुमेन को कम दे रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। इस एक्ट में बोला गया था। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, रूल्स रिलेटेड टू मैरिज एंड डाइवोर्स। हिंदूज के जो मैरिज हैं वो डाइवोर्स कैसे होंगे, ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बताया। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट? देखो यार गलती यहाँ पर होती है। अब इतनी यही चीज़ तो एग्जाम में गलत होती है, इनकरेक्ट मैच पूछा है। अब जल्दी जल्दी में बोथ 1 एंड 2 कर दो, ये दोनों ही सही हैं, बट नहीं, इसका नन आता है क्योंकि इनकरेक्ट मैच पूछा है। इनकरेक्ट तो कोई नहीं है, दोनों करेक्ट ही हैं, क्योंकि इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट में यही बोला गया कि मॉनेटरी डिस्क्रिमिनेशन मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारा DPSP 39D भी यही बताता है, हमने पढ़ा हुआ है सर, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। देखो अब लास्ट लेक्चर की चीज़ें यहाँ पर यूज हो रही है ना, तो इसीलिए ये चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स होती जाएंगी। नेक्स्ट जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, बेसिकली वो बताता है कि मैरिज और डाइवर्स के रिलेटेड रूल्स हैं। देखो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ना 9 तरह की जो ग्राउंड्स हैं जिनमें आप डाइवोर्स दे सकते हो, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट 1950 9 ग्राउंड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग तुम डाइवोर्स दे सकते हो। अब 9 आपने याद नहीं रखना, ऐसे ही आपकी नॉलेज के बता देता हूँ कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एडल्ट्री हो गया, रिनंसिएशन। देखो रिनंसिएशन का मतलब होता है अगर कोई बंदा साधु फकीर बनना चाहता है तो वो डाइवोर्स ले सकता है, ठीक है। रेनंसिएशन घर बार छोड़ देना। एडल्ट्री होता है अगर सपोज करो एक मैरिज, आपका एक पार्टनर है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स उसका किसी बाहर वाले पर्सन के साथ है, तो उस केस में आप जो है डाइवोर्स ले सकते हो। क्रूअल्टी हो रही है मेंटल या फिजिकल, कन्वर्जन है, कोई रिलीजन ही कन्वर्ट कर रहा है, तो मतलब इन बेसिस में आप क्या कर सकते हो, आप डाइवोर्स ले सकते हो। देखो एक हिंदू वर्ड जो है ना, यहाँ पर हिंदू वर्ड, हिंदू मैरिज एक्ट में जो हिंदू वर्ड है ना, यहाँ पर हिंदू कौन है
ये भी सुन लो, हिंदू में एक मुस्लिम्स को छोड़ दो, पारसीज को छोड़ के, ज्यूज को छोड़ के और क्रिश्चियन को छोड़ के बाकी सभी हिंदूज में इंक्लूडेड है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब मुस्लिम्स नहीं है, पारसीज नहीं है, ज्यूज नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, बाकी सारे किस में आते हैं, हिंदूज में आते हैं। फॉर एग्जांपल जैन भी हिंदूज में आएंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग, सिक्स भी आएंगे हिंदू में, और बुद्धिज्म वाले भी आएंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इस एक्ट में हिंदू का वर्ड है, मतलब है कि मुस्लिम जो नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यूज नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, वो सारे क्या है, हिंदूज हैं। ये चीज़ आपने याद है। और ये जो एक्ट है ना, हिंदू मैरिज एक्ट, ये एसटी कम्युनिटी के लिए एलिजिबल नहीं है, एसटी कम्युनिटी के लिए नहीं लगता, बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इसको गैजेट में ऐड करके अप्लाई कर सकती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो ये हमने 15 क्वेश्चन कवर करे आज, आपको ये समझ आया होगा, इसके आंसर यहाँ पे डाल दिए। आज लास्ट मॉक है किसका, फाइनेंस एसआई एग्जाम के लिए 3 मार्च को OMR बेस्ड। अभी ये अपलोड हो गया होगा साइड में, आप जाके इसको देख सकते हो किस तरह से आपने इनरोल करना है। awakeningclasses.in में जाके आप इनरोल कर सकते हो। दिस इज फॉर टुडे। और अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी ना थोड़ी वो बताया करो कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम लेक्चर पढ़ते हैं सर, हम एग्जिस्ट करते हैं। हमें भी पता चलेगा कि तुम सिंसियरिटी से पढ़ रहे हो, इसीलिए लेक्चर भी सिंसियरिटी से आएंगे, मेहनत उतनी इक्वली होगी आप पे, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।